नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घुसपैठ नाकाम की गई है। एलओसी पर भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। नौशेरा सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान में तीनों आतंकी ट्रेंड किए गए थे। भारी हथियारों से बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी लैस थे। पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। नौशेरा सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो 3 आतंकी ढेर किए हैं सुरक्षा बलों ने, ये तीनों आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए थे और घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन चलाकर तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। गोला बारूद और जो दूसरा सामान है वो भी बरामद किया गया है। पूरे इलाके में बताया जा रहा है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हो सकता है कि कुछ और जो आतंकी हों वो इस क्षेत्र में छुपे हो सकते हैं, लेकिन अभी जो बड़ी खबर है इस वक्त की 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। दरअसल घुसपैठ की इनकी कोशिश थी। भारी हथियारों से ये तीनों आतंकी लैस बताए जा रहे हैं जिन्हें मारा गया है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या जानकारी है, किस संगठन से ये जुड़े हुए थे और कुछ और भी लोग वहां पर हो सकते हैं क्या? देखिए, अभी इस बात का तो नहीं पता चला है कि किस संगठन से वो जुड़े थे। तीनों आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश में भारतीय सेना ने जिनको ढेर कर दिया, लेकिन हमेशा से ही एक पैटर्न रहा है घुसपैठ का। वो हमेशा अलग अलग ग्रुप में घुसपैठ करते हैं, 2-2, 3-3 के ग्रुप में। तो फिलहाल जब भारतीय सेना को इस बात का पता लगा कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हैं और अंदर आने की फिराक में है, उसी वक्त जो है ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन चलाने के बाद 3 दिन तक लगातार ऑपरेशन चलता रहा। 28 तारीख को ऑपरेशन शुरू हुआ था। क्योंकि वो पूरा इलाका जंगलों वाला इलाका है, पहाड़ है और ऐसे में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ऑपरेशन थोड़ा लंबा चला। अभी फिलहाल जो है जो खबरें हैं उसमें 3 आतंकियों को तो ढेर कर दिया गया है। हेविली आर्म्ड आतंकी थे ये, पाकिस्तान में ट्रेंड, और अभी फिलहाल और पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है कि कहीं दूसरा कोई गुट इनके साथ किसी दूसरी जगह से तो घुसपैठ करने की कोशिश में नहीं था। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन जारी है, लेकिन सेना ने सीधे तौर पर हिसाब किया है कि 3 आतंकियों को जो है वो ढेर किया गया है नौशेरा इलाके में। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए। तो नौशेरा सेक्टर में जम्मू कश्मीर के जहां 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अहम खबर, नोएडा में भीषण आग लग गई। नोएडा के सेक्टर 64 इलाके में ये बताया जा रहा है कि आग लगी। एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक आग जा पहुंची। फायर विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। कुशन फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर ये जबरदस्त आग लगी हुई है और आग लगने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। नोएडा के सेक्टर 64 का ये मामला है। इंडस्ट्रियल इलाका है ये और यहाँ पर जबरदस्त आग एक कुशन की फैक्ट्री में लगी हुई है। इतना ही नहीं, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक ये आग जा पहुंची। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 64 की हैं जहां पर एक कुशन की फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री से आग दूसरी फैक्ट्री तक भी पहुंच गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप है और चूंकि धीरे धीरे अब फैक्ट्रियां और प्रतिष्ठान भी खुल रहे हैं, तो उस लिहाज से अब धीरे धीरे वर्करों का आना भी फैक्ट्रियों में शुरू हो रहा है। और हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस फैक्ट्री में आग लगी कैसे। और एक और अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली के निर्माण भवन में बताया जा रहा है कि आग लग गई है। बिल्डिंग की 4थी मंजिल में यह आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। तो निर्माण भवन, जहां पर दिल्ली के निर्माण भवन में
आग लगी, आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो इमारत है निर्माण भवन की, उसकी चौथी जो मंजिल है, चौथा फ्लोर है, वहां पर आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। देखिए आप, फायर सर्विस डिपार्टमेंट मौके पर मौजूद है, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, ताकि दरअसल इन इमारतों में केंद्र सरकार के अलग अलग दफ्तर हैं। निर्माण भवन में भी केंद्र सरकार का दफ्तर है, उस लिहाज से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और पन्ना से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संदिग्ध प्रवासी मजदूर को जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। हालत बिगड़ने पर जांच के लिए उसके सैंपल भेजे गए हैं। मजदूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आनन फानन में मेडिकल वार्ड को सील किया गया है। साथ ही 2 स्टाफ नर्सों को भी क्वारंटाइन किया गया है। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, इतनी बड़ी लापरवाही, पॉजिटिव आया, मजदूर और जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया, पहले इसकी जानकारी नहीं थी क्या? जी निश्चित रूप से प्रशांत, यह बहुत बड़ी लापरवाही है। एक्चुअली में यह मरीज पहले से टीबी पेशेंट था, उसका एक रिकॉर्ड था, वो हरियाणा से जब आया था तो टीबी पेशेंट था वो, और जैसे ही उसको तकलीफ हुई, खांसी और बलगम आया, तो उसने चिकित्सालय में जाकर बताया कि मुझे टीबी है, और उसने अपना टीबी का रिकॉर्ड भी दिखाया। तो जो टीबी के डॉक्टर हैं उन्होंने उठा करके उसको टीबी वार्ड में भी भर्ती नहीं किया, सीधा सीधा मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। अगले 24 घंटे के अंदर जब उसकी तकलीफ बढ़ी, जब उससे कोरोना टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि 2 नर्सों को तुरंत जो उसके संपर्क में आई थी उनको क्वारंटाइन करके उनके सैंपल लिए गए। आनन फानन में पूरे वार्ड को खाली कराया गया, और वार्ड को खाली कराया जाकर पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके तुरंत बाद उस मरीज को कोविड केयर सेंटर में एडमिट कराया गया है, और जिस डॉक्टर ने भर्ती किया गया है सीएमएचओ ने, उन डॉक्टर जो एक गुप्ता डॉक्टर है उनको कड़ी फटकार लगाई है कि यह बहुत बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, वाकई में लापरवाही बड़ी है, और इस पर जो डॉक्टर्स हैं उनको भी डांट पड़ी है। लेकिन सवाल ये कि ऐसी लापरवाही ना हो जिससे कि दूसरे लोग भी इफेक्टेड हो जाएं। शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, और अच्छी खबर है ये राजधानी भोपाल के लिए। चिरायु अस्पताल से 100 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टरों का सम्मान किया। कोरोना से जंग जीते मरीजों का भी अभिवादन किया। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड-19 सेंटर चिरायु अस्पताल पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिरायु मेडिकल कॉलेज से अब तक 1000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, आज 100 मरीज एक साथ भोपाल की चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। और चिरायु अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टरों का सम्मान किया है, और कोरोना से जंग जीते मरीजों का भी नरोत्तम मिश्रा ने अभिवादन किया। और दरअसल कोविड-19 सेंटर चिरायु अस्पताल पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा। चिरायु मेडिकल कॉलेज से अभी तक का जो डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का आंकड़ा है वो 1000 तक पहुंच चुका है। मंच पर आसीन आज भोपाल में सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति जो इस कोरोना में एक शख्सियत बन के उभरी है, चिरायु के मालिक आदरणीय डॉक्टर गोयनका साहब। और आप सबसे आग्रह है कि गोयनका के सम्मान में जोरदार करतब ध्वनि हो, जोरदार तालियां। आदरणीय डॉक्टर साहब महवीर दत्ता जी, डॉक्टर मंगल गिरी जी, डॉक्टर मीना जी, पीछे खड़ा हो जाता देखो ना, किनारे पे खड़ा देखो। तो तुम बार बार इधर क्यों आ रहे हो? और मंच पर तुम्हारे मैं तो पहले से खड़ा हूँ भाई, तुमने पहले से खड़ा है, मेरे पीछे क्यों लगाया फिर? जिन्होंने वो सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी होगी ना, इस तरह से बिल्कुल डॉक्टर साहब के पीछे कदम दर कदम हौसला अफजाई में घर परिवार छोड़ करके आप सबकी सेवा में रहे। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि कोरोना से शरीर के तन पे बीमारी आने से कितना कष्ट होता है, लेकिन कोरोना
पेशेंट को हुआ, जिस व्यक्ति को हुआ, जिस बहन बेटी को हुआ, और उसके बाद जो मानसिकता उसके परिवार की होती थी, वो उसे अछूत मानता था, उसे देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था। क्योंकि मेरी मान्यता प्रारंभ के दिन से रही कि कोरोना मारक रोग है ही नहीं। ये सिर्फ आपके जो दूसरे रोग हैं उनको सपोर्ट कर ही हमको नुकसान पहुंचाता है। किसी को डायबिटीज है, किडनी की है, हार्ट की है, वगैरह वगैरह इत्यादि। लेकिन जिस तरह से कोरोना शरीर को जिसको भी करता होगा, पर मेरे हिसाब से कोरोना ने मानसिक रूप से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोरोना पीड़ित व्यक्ति को अछूत मान लिया जाता था, उसके परिवार के लोग भी उससे एक दूरी बनाते थे निश्चित, जो मैं अच्छा नहीं मानता। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर तो जैसा मैंने अभी पूज्य भाभी का उदाहरण दिया, नीलम भाभी का, कि कदम दर कदम 60 आखिरी सांस तक यमराज तक जाने की क्षमता रखने वाला देश है। उसमें अगर लोग दूरी बनाए तो मन आहत और पीड़ित होता है। और ये रोग ही ऐसा था कि इसमें मन मजबूत होना चाहिए। जिनकी रोग रोधक क्षमता, जिनका आत्मबल मजबूत होगा, उनको कोरोना कुछ कर ही नहीं सकता। और इसलिए ये रोग आने के बाद में देखो, महामारियां पहली बार हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर नहीं आई। महामारी आती रही है और जाती रही है, सरकारें उनसे लड़ती रही हैं, लेकिन पहली बार महामानव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता को लड़ने के लिए प्रेरित किया। और जनता ने इस लड़ाई को साथ में लड़ा, कभी थालियां बजा के, कभी शंख बजा के, कभी उन्होंने दीपक जला के। और जनता ने जिस तरह से उनने कहा कि आओ थालियां बजाओ, तो लोगों ने बर्तन तोड़ दिए, इतनी जोर से थालियां बजाई। उन्होंने आत्मबल बढ़ाने के लिए, एकता दिखाने के लिए घर की बालकनी में आओ, छत पर आओ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो लोगों ने दिवाली मना दी। उस दिन दिवाली पूरे भारत के अंदर और इतने दिए देश के अंदर जला दिए। और उसी का कारण था कि उसकी एक आवाज पे 130 करोड़ लोग रुक गए। और वो जो लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को पहली बार हुआ, उस 22 मार्च के कर्फ्यू ने आज स्थिति देखी कि हम सबसे सुरक्षित हो गए। आज जो आप सब यहां पर बैठे हो, ठीक होके जा रहे हो चिरायु से, आपको मालूम है भोपाल में कुछ 1300 लोगों के आसपास प्रभावित हुए, और 1300 में से अकेले चिरायु से 1000 से ज्यादा ठीक होके गए। आप रिकॉर्ड है ये अपने आप। संक्रमितों की संख्या और ठीक होने की संख्या में भोपाल ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया, और डॉक्टर गोयनका ने अपना एक सम्मान बनाया, और भोपाल के जनता के दिलों में अपना एक स्थान बनाया। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर कह रहा हूं। अभी एक दिन भोजन पर साहब आ गए थे, मैंने उस दिन भी कहा कि डॉक्टर अमर हो जाओ, कहा था कि नहीं डॉक्टर? मैंने कहा इसी तल्लीनता से लगे लेना, इसी सेवा भाव से लगे लेना, मूर्ति लगेगी इस भोपाल के। ये तल्लीनता, ये सेवा का भाव, ये भारतीय संस्कृति में ही मिलेगा और कहीं मिलता नहीं है देखने को। ये कोरोना विश्व में हुआ है, भारत अकेले में नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश था, जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान देश था, अमेरिका, लाखों में पहुंच गई, संख्या में पहुंची लाखों में। जो सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल था, लेकिन हम अपनी संस्कृति में अव्वल थे, हम अपनी सभ्यता में अव्वल थे। कल्पना करोगे आप, लाखों की तादाद में लोग बसों में, पैदल, ट्रेन से आ रहे हैं, और सरकार एक तरफ, जनता के लोग आकर उनको भोजन करा रहे हैं, जूते पहना रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, किसी प्रवासी मजदूर को कष्ट नहीं होने दे रहे। ये स्थिति पूरे देश की क्यों बनी? क्योंकि हमारी संस्कृति में कहते हैं कि खुद खाना प्रकृति है, हम भोजन करते हैं, हमारा स्वभाव है। स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति ने ही आज भारत को जोड़ के रखा। और वही संस्कृति का अगर आप
चिरायु के अंदर आओगे तो वो भावपूर्ण कूद के कोरोना योद्धाओं। और इस वक्त आपको दिल्ली लिए चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। कोरोना वॉरियर्स, मेडिकल वर्कर्स आर इनविंसिबल in the battle of invisible versus invincible. Our medical workers are sure to win. Friends, earlier the debates on globalizations have focused on economic issues. Now the world must unite and focus on humanity-centric aspects of development. Advancements nations make in the health sector will matter more than ever before. Friends, during the last 6 years, we in India, many initiatives in healthcare and medical education. We are broadly working on 4 pillars. The first is preventive healthcare. This includes the importance to yoga, Ayurveda, and general fitness. More than 40,000 wellness centers have been opened, where a key focus is on controlling lifestyle-related disease. The success of the Swachh Bharat mission is another key part of preventive healthcare. The second is affordable healthcare. Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme, belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. Women and those staying in villages are among the major beneficiaries of this scheme. And the third pillar is improvements on the supply side. A nation like ours has to have proper medical infrastructure and medical educational infrastructure. Work is underway to ensure a medical college or postgraduate medical institute in every district of the country. The country has seen rapid progress in setting up 22 more AIIMS. Over the last 5 years, we have been able to add over 30,000 seats in MBBS and 15,000 seats in post-graduation. This has been the largest increase in the 5-year term of any government since independence. The Medical Council of India has been replaced by a new national medical mission, the new National Medical Commission, through an act of the Parliament. This will go in a long way in improving the quality of medical education, bringing it at par with the international standards. The fourth pillar is mission mode implementation. A well thought of idea on paper makes it only a good idea, and
a good idea will implemented makes it a great one. Hence, implementation is very crucial. Here, I would like to highlight the success of India's National Nutrition Mission that is helping youngsters and their mothers. India is working 24/7 to eliminate TB by 2025. This is 5 years ahead of the global target of 2030. Mission Indradhanush has increased our rate of annual rise in vaccination coverage by 4 times. Friends, the central government recently approved the introduction of a new law for expanding education of more than 50 different allied and healthcare professionals. This law, once passed, will address the shortage of paramedical personnel in the country. It will also help India in supplying skilled resources to other countries. Friends, there are 3 things on which I would urge maximum discussion and participation. One is advances in telemedicine. Can we think of new models that make telemedicine popular on a larger scale? The other is related. पीएम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं और स्वास्थ्य देश की हेल्थ सिस्टम का वो जिक्र कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से लगातार इसको दुरुस्त किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान भी उसका हिस्सा है। डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मियों की उन्होंने जमकर तारीफ की है। इस दौरान वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है जबलपुर में। 73 साल के बुजुर्ग ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। जिले में अब तक कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 10 तक जा पहुंची है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण ने एक और शख्स की जान ले ली। हालांकि 73 साल के बुजुर्ग बताए जा रहे हैं जिनकी कोरोना संक्रमण के चलते जान गई है। अब तक कुल आंकड़ा 10 तक जा पहुंचा है। खबर ग्वालियर से, जहां फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुड़ापुर पुलिस ने आरोपी अजय रमैया को गिरफ्तार किया है। देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी इसने। सीएम पीएम के खिलाफ भी अनर्गल पोस्ट ये कर रहा था। रामानंद पुरोहित की रिपोर्ट पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, कब से इस तरह की पोस्ट इस शख्स की सामने आ रही थी? देखिए, ये अजय रमैया है और लंबे समय से इसके खिलाफ जो ये शिकायत मिल रही थी कि ये हिंदू देवी देवताओं, इसके अलावा सीएम और पीएम, तमाम बड़ी हस्तियों के खिलाफ जो है आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है। और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी और रामानंद पुरोहित नाम के शख्स की एक लिखित शिकायत के आधार पर इसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, धार्मिक भावनाएं भड़काने का, और उसी के चलते इसको गिरफ्तार किया गया है। और अब पुलिस आज इसे कोर्ट में पेश करेगी और वहां से जो है इसको संभवतः रिमांड पर लिया जा सकता है, या फिर अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो इसे आज सीधे जेल भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला था, पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही। जी, यानी कि लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था शख्स। बिल्कुल प्रशांत, देखिए सोशल मीडिया में फेसबुक पे सबसे ज्यादा जो पोस्ट ये इसके द्वारा डाली गई थी वो देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जो है आपत्तिजनक पोस्ट
इसके द्वारा लगातार जो है डाली जा रही थी और कहीं से जो पोस्ट आ रही थी उनको इसके द्वारा वायरल भी किया जा रहा था। तो इन्हीं मसलों को लेकर लगातार जो शिकायतें थी, पुख्ता सबूतों के आधार पर, शिकायतों के आधार पर इसके खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, धार्मिक भावनाएं भड़काने का IPC के तहत, और उसी के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।